मनस्विता बार बार बिस्तर पर करवटें बदल रही थी। आज आंखों से नींद कहीं कोसों दूर हो चुकी थी। मन में अजीब सी उथल पुथल मची हुई थी। अपने आप में ही एक अंतर्द्वंद लिए खुद से ही लड़ती हुई थक हार कर बिस्तर पर उठकर बैठ गई। कुछ देर यूं ही अनमनी सी बैठी रहने के बाद अचानक उठी। बगल में सो रहे अपने 5 वर्षीय बेटे के सर पर हाथ फेर कर उसे चादर ठीक से उड़ाकर कमरे से बाहर आ गई। बैठक में आकर बैठक की बालकनी के पर्दे उठाए और घूप अंधेरे में ही बालकनी में इधर उधर टहलने लगी। कुछ महीने पहले तक जिस रिश्ते से बेहद नाराज़गी होते हुए भी उसके साथ के लिए पल पल तड़प बनी हुई थी, आज अचानक उसका लौट कर आना नागवार लग रहा था। क्यों? बार बार ये प्रश्न मन में राहत की जगह बेचैनी भर दे रहा था। तभी बैठक की लाइट जली और सामने खड़े बड़े भाई धनंजय को देखकर वहीं चुपचाप ठिठक कर खड़ी रह गई। धनंजय मनस्विता के करीब आकर बोले, मुझे पता था तुम सोई नहीं होगी। उठा तो देखा तुम्हारे कमरे की लाइट जल रही है और तुम वहाँ नहीं हो, तो बाहर आ गया। मुझे लगा ही था तुम यहीं होगी। तभी भाभी सुनिधि भी वहाँ आ गई। उसका हाथ पकड़कर सोफे में बिठाते हुए बोली, मनु, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम इस तरह अपने आप को परेशान मत करो। कभी तुम्हें ऐसा लगा है कि मैं या तुम्हारे भैया तुम्हारी किसी भी परेशानी से अपने आप को अलग रखे हैं? सोफे में मनु की दूसरी तरफ बैठते हुए धनंजय उसके कंधे को पकड़कर गले लगाते हुए बोले, मनु मेरा बच्चा, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, बेझिझक होकर बताओ। तुम अपने जीवन के बारे में जो निर्णय लेना चाहती हो, जो तुम्हें उचित लग रहा है, कह दो। हम हमेशा तुम्हारे साथ थे और रहेंगे। तुम्हारे हर निर्णय का सम्मान करेंगे। जो भी फैसला लेना चाहती हो लो, उसका हमारी तरफ से स्वागत है। उसके सर पर हाथ फेरते हुए उसे आश्वस्त करते हैं। भाई भाभी से इस तरह स्नेह पाकर दोनों को पकड़कर रोते हुए कहती है, मुझे पता है भाई, आप और भाभी मेरे सबसे नाजुक समय में माँ पापा की तरह संभाले हैं। आप दोनों मुझे कभी अकेला नहीं छोड़े। सुनिधि की गोद में सर रखकर सुबकते हुए कहती है, भाभी कभी कभी लगता है यदि आप मेरी भाभी नहीं होती तो मेरा क्या होता। आपने अपनी बेटी की तरह मेरा ख्याल रखा है, नहीं तो आज इस ज़माने में कौन एक ब्याह के बाद छोड़ी हुई ननद के लिए इतना करता है। सुनिधि मनु को डांटते हुए कहती है, अब रोना बंद करो मनु, पागल हो गई हो जो इस तरह की बात कर रही हो। क्यों नहीं करेंगे? तुम्हें किसी ने छोड़ दिया, इसमें तुम्हारी क्या गलती है कि हम भी तुम्हें छोड़ देते। चलो अब चल के सो जाओ, सुबह बात करेंगे। इस तरह परेशान होकर किसी समस्या का हल नहीं निकलेगा। तभी धनंजय उसे समझाते हुए सुनिधि की गोद से उठाते हैं और मनु को उसके कमरे में लेके जाते हैं। कुछ देर सुनिधि मनु के कमरे में रहने के बाद बच्चों की आहट पाकर अपने कमरे में लौट आती है। धनंजय मनु का सर अपने गोद में रखकर उसे समझाते हुए उसका सिर दबाने लगते हैं। मनु की हिचकियाँ भी धीरे धीरे शांत होने लगती हैं और वो सो जाती है। हौले से अपनी गोद से उसका सिर हटाकर तकिए पर रखते हैं और उसे चादर उड़ाकर कमरे से बाहर आ जाते हैं। धनंजय बैठक में आकर सोफे पर बैठ जाते हैं। सोफे के पाटे पर गर्दन टिकाकर आंखें बंद कर सोचने लगते हैं। आज से 6 साल पहले की मनु के बारे में कितनी हंसमुख और चंचल हुआ करती थी मनु। सबकी लाडली, सारे भाई बहनों में सबसे छोटी और पापा की जान। चिढ़ाने के लिए तेजस्विता और धनंजय पापा की जासूस बुलाते थे और मनु इस पर चिढ़ते हुए धमकी देती रहती थी, पापा को आने दो, फिर आप दोनों को देखती हूँ। और गुस्से से पैर पटकती हुई पूरे घर में हंगामा खड़ा कर देती थी। तब सबसे बड़ी दीदी स्वास्तिका को बीच में आना पड़ता था। दीदी से ही थोड़ा डरती थी। मनु जब मात्र 6 साल की थी तभी पीलिया की वजह से माँ गुजर गई थी। तब से दीदी ही मनु को माँ की तरह संभाली। धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ा। पहले दीदी की शादी, फिर मेरी और मुझसे 2 साल छोटी तेजस्विता की शादी। पापा ने हम दोनों की शादी एक ही साथ कर दी। दोनों बहनों की शादी के बाद मनु की जिम्मेदारी मेरे और पत्नी सुनिधि पर आ गई। सुनिधि ने भी अपनी जिम्मेदारियां निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मनु की देखभाल अपनी बेटी की तरह ही किया। जब उसकी शादी की बात आई
तो उसी के पसंद के लड़के से कराई। मनीष पापा के दोस्त श्याम भारद्वाज का बेटा था। हर तरह से संपन्न परिवार, किसी भी चीज़ की कमी नहीं। पापा ने भी मनु की शादी में किसी तरह की कोई कमी नहीं होने दी। मनीष पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, दिल्ली में एक कंपनी में कार्यरत था। उन दिनों मनीष को कंपनी की तरफ से 2 साल के लिए जर्मनी भेजा गया था। इसी बीच मनीष का इंडिया आना हुआ और पापा को मनु की पसंद जानने के बाद श्याम अंकल से मनीष और मनु की रिश्ते की बात चलाई और वो लोग भी बिना किसी हिल हुज्जत के इस रिश्ते के लिए मान गए। बड़े ही धूमधाम से मनु और मनीष की शादी हो गई। शादी के 2 महीने बाद मनीष ये कहकर जर्मनी चला गया कि वो कुछ महीनों में इंडिया वापस आ जाएगा। मनु अपने ससुराल में बहुत खुश थी। आखिर उसकी शादी उसके सपनों के राजकुमार से हुई थी। धीरे धीरे दिन बीतने लगे, तभी मनु के गर्भवती होने की खुशखबरी भी मिली। मनु की शादी निपटाकर मैं वापस मुंबई आ गया। मैं एक्सपोर्ट इम्पोर्ट विभाग में एक ऊंचे पद पर कार्यरत था और मेरी पत्नी मुंबई के एक कॉलेज में फिजिक्स की लेक्चरर थी। चूँकि उस समय कॉलेज में छुट्टियां चल रही थीं, इसलिए सुनिधि पापा के पास गोरखपुर में ही रुक गई। पापा अब रिटायर्ड थे, तो कभी गोरखपुर तो कभी मुंबई उनका आना जाना लगा रहता था। छुट्टियां खत्म होते पापा और सुनिधि बच्चों के साथ वापस मुंबई आ गए। मनु की शादी को 5 महीने गुजर चुके थे। 1 महीने गोरखपुर में गुजारने के बाद मनु भी अपने परिवार के साथ इलाहाबाद चली गई थी। मनु से फ़ोन पर बातचीत होती रहती थी, पर शादी के बाद उसके पास जाना नहीं हो पाया था। तभी अगले महीने में तीज का त्यौहार आने वाला था। शादी के बाद उसका पहला तीज था। हमारे यहाँ तीज पर बेटी या बहू को नए कपड़े, मिठाइयाँ, फल, श्रृंगार की वस्तुएं उपहार स्वरूप उनके मायके या ससुराल, जहाँ वो रहती हैं, भेजा जाता है। मेरे और पापा में प्रायः यह बहस छिड़ी रहती कि मनु की तीज लेकर कौन जाएगा, कि अचानक एक दिन दीदी का फ़ोन आता है। उस वक्त मैं ऑफिस में ही था। उन्होंने मुझे जितना जल्दी हो सके इलाहाबाद मनु के पास पहुंचने के लिए कहा। मैंने बहुत पूछा, पर दीदी ने बस इतना ही कहा, जय, पापा को मत बताना, कोई बहाना करके आ जाओ। मनु के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। इतना सुनते ही मेरे पैरों तले ज़मीन खिसकती हुई महसूस हुई। लगा चक्कर खा के गिर जाऊंगा। किसी तरह अपने आप को संभाला और सुनिधि को फ़ोन किया। मेरे 2-4 जोड़ी कपड़े तैयार कर दो, अचानक एक मीटिंग के लिए 3-4 दिनों के लिए दिल्ली जाना है। इलाहाबाद जाने की बात छुपा गया। आनन फानन में किसी तरह इलाहाबाद पहुंचा। बड़े जीजा जी की पोस्टिंग उस वक्त प्रयाग में ही थी, इसलिए दोनों बहनें और बहनोई सब वहाँ मेरी प्रतीक्षा में लगे थे। किसी तरह जल्दी जल्दी फ्रेश होकर हम सब मनु से मिलने उसके घर गए। मुझे देखते ही किसी छोटे बच्चे की तरह दौड़कर आके मुझसे लिपट गई। शरीर से बेहद कमज़ोर लग रही थी। झकझक गोरी मेरी मनु मुरझा के राख हो गई थी। उस पर नज़रें पड़ते ही ना चाहते हुए आंखें अपने आप ही बरस पड़ीं। किसी तरह अपने आप को संभाले हुए उसे ढाढ़स बताया कि मैं आ गया हूँ ना, अब सब ठीक हो जाएगा। सारा वाक़या जानने के बाद उसके ससुर श्याम अंकल से जब बात होने लगी, तो उन्होंने सारा दारोमदार अपने बेटे पर डालते हुए, लगभग पल्ला झाड़ते हुए, कुछ न कर पाने की अपनी व्यवस्था जाहिर कर दी। फिर हम फ़ोन पर मनीष से संपर्क करने की कोशिश करने लगे। वो फ़ोन पर भी बात करने को तैयार नहीं था। समझ में नहीं आया क्या करें। थक हार कर मैंने अपने कुछ रिश्तेदारों, चाचा और चचेरे भाइयों को इस बाबत जानकारी दी और उनसे सहयोग की इच्छा जाहिर किया। इसकी खबर पाते ही सब लोग दूसरे दिन इलाहाबाद मनु के घर पर मिले। चारों तरफ से दबाव पड़ता देख उसके ससुर किसी तरह मनीष से बात कराने को राजी हुए। मनीष से बात करके पता चला कि वो पहले से ही शादीशुदा है तथा उसका 1-2 साल का बच्चा भी है। यह बात पूरे घर को पता थी, तब भी ज़ोर ज़बरदस्ती कर इस शादी को संपन्न कराया गया। मनीष ने कहा, मनु चाहे तो वो रह सकती है, लेकिन वो उसे अपने साथ में नहीं रख सकता। वो उसके माँ बाप के साथ ज़रूर रह सकती है, इस बात से उसे कोई आपत्ति नहीं है। जब मैंने उससे पूछा कि तुम पहले से ही शादीशुदा थे, तब तुम्हें मेरी बहन से रिश्ता करने की क्या ज़रूरत थी? तुम इनकार कर सकते थे।
जब हमने तुमसे इस रिश्ते पर सहमति मांगी उस वक्त बता देते तो ये नौबत नहीं आती। जानबूझकर तुमने हमें धोखा क्यों दिया? तब उसने बड़ी ही बेशर्मीपन से ये कह दिया, मैंने ये शादी अपने माँ बाप को खुश करने के लिए किया, क्योंकि मेरा परिवार मेरी इस शादी से खुश नहीं था। उसने तो यहाँ तक कह दिया कि यह बच्चा उसका है ही नहीं। मनीष ने कहा, अब जब आप लोगों को पता चल ही गया है तो आप चाहें तो मनु को ले जा सकते हैं या उसके माँ बाप के साथ रह सकती है, जो आपकी इच्छा। हमारे आपत्ति जताने पर उसने दोबारा कहा, मैं डिवोर्स पेपर भेज दे रहा हूँ, आप मनु के साइन कराकर इस रिश्ते से मुक्त हो सकते हैं। वहीं उसका परिवार उसके शादीशुदा होने की जानकारी पर अनभिज्ञता जताने लगा कि उन्हें इस बाबत कोई जानकारी थी ही नहीं तो वो लोग ऐसा कभी नहीं करते। आखिरकार सबसे राय मशवरा कर हमने पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई तथा मनु को वहाँ से लेकर मैं और मेरी दोनों बहनें मुंबई आ गए। पापा को जैसे ही मनु की इस हालत के बारे में जानकारी हुई वो मूर्छित होकर गिर पड़े। जैसे तैसे उन्हें हॉस्पिटल लेके भागे। वहाँ पता चला कि उन्हें सीवियर हार्ट अटैक का दौरा पड़ा है और फिर 2 महीने बेड पर रहने के बाद पापा भी हम सबको छोड़कर इस दुनिया से विदा हो गए। इन सारी घटनाओं का मनु पर ऐसा असर हुआ कि वो लगभग अपना सुध-बुध खो बैठी। सुनिधि ने जॉब से कुछ महीनों के लिए छुट्टी ले ली और दोनों बहनें बारी बारी मायके और ससुराल के बीच चक्कर लगाने लगीं। हम सब ने बड़ी मुश्किल से उस दौरान मनु को संभाला। धीरे धीरे वो दिन भी आ गया जब मनन का जन्म हुआ। मनन के आ जाने पर अब मनु भी अपनी वास्तविक ज़िंदगी में लौटने लगी, लेकिन वो मनु कहीं खो सी गई जो हरदम अपने चुलबुले अंदाज से पूरे घर में हंसी बिखेरती थी। चुपचाप सी अपने में ही खोई रहती। उसका ये हाल देख मन महसूस कर रह जाता। जो हर चीज़ लड़के लेती थी, या पूछने या देने पर भी अपनी अनिच्छा जाहिर कर उठ के किसी कोने में जाके बैठ जाती। लेकिन मनन के प्रति अपनी सारी जिम्मेदारियां बहुत संजीदगी से निभाती। अब उसकी ज़िंदगी उसके बच्चे तक सिमट के रह गई थी। बहुत समझाने के बावजूद भी डिवोर्स पेपर पर साइन करने के लिए तैयार नहीं हुई। उसके मन में अब भी कहीं ना कहीं यह उम्मीद बची हुई थी, शायद मनी से एक बार बच्चे से मिले तो अपना इरादा बदल दें। मनु उससे बहुत प्यार करती थी, इतना होने के बावजूद भी उससे नाता तोड़ने को तैयार नहीं हुई। इस दौरान इतना कुछ हुआ, लेकिन ना ही मनीष ने और ना ही परिवार के किसी अन्य सदस्य ने आना तो दूर एक फ़ोन करके ही कोई खोज खबर ली। यहाँ तक जब मनन की जन्म की खबर दी गई तो उनकी तरफ से किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इसी तरह समय बीतने लगा। अब मनन भी लगभग 1.5 साल का हो गया। एक दिन मनु ने जॉब करने की इच्छा जाहिर की और 1-2 महीने की कोशिश के बाद एक फैशन हाउस में बतौर ट्रेनी के रूप में जॉब मिल गई। मनु अब अपने काम और घर के बीच में संतुलन बनाकर चलना सीख ली। धीरे धीरे उसके काम में निखार आता गया और वो वहाँ मुख्य डिजाइनर के तौर पर काम करने लगी। देखते देखते ही 4 साल गुजर गए, पर उसके ससुराल की तरफ से कोई खोज खबर नहीं लिया गया। मनु भी हफ्ते भर काम और वीकेंड पर कभी बहुत कहने पर और हमारे साथ डिनर पर या बहनों के आने पर कहीं घूमने या शॉपिंग के लिए चली जाती थी। नहीं तो उसका वीकेंड मनन के साथ घर पर या उसके बहुत जिद करने पर पास वाले पार्क तक ही सीमित रहता था। इसी तरह कुछ महीने और गुजर गए। अचानक एक दिन किसी के द्वारा खबर मिली कि मनीष का अपनी पहली पत्नी के साथ कुछ अनबन चल रहा है, उनकी शादी टूटने के कगार पर है। तब इधर उधर के रिश्तेदारों द्वारा सुलह के लिए हमारे ऊपर दबाव बनाया जाने लगा। यह बात अलग रही कि मनु के परिवार से किसी ने इस बाबत कोई बातचीत नहीं की तथा हमने भी मनु से इस बारे में कोई चर्चा नहीं किया। इधर कुछ महीनों से मैंने नोटिस किया कि मनु के व्यवहार में अचानक कुछ परिवर्तन होने लगा। गुमसुम सी रहने वाली मनु अब पहले की भांति हंसने और हंसाने लगी। अब उसके व्यक्तित्व में एक अलग सी आत्मविश्वास की झलक दिखाई देने लगी। मुझे खुशी तो थी इस परिवर्तन से, पर भीतर ही भीतर ये डर भी सताने लगा कि इसकी वजह क्या है। कहीं मनु की ज़िंदगी में कोई आ तो नहीं गया। मुझे उसकी ज़िंदगी में किसी के आने की चाह तो थी, पर मन में एक भय ने घर कर लिया था।
दोबारा उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। मनु बहुत ही संवेदनशील और भावुक है। उसकी भावनाओं को कोई ठेस पहुंचाए, यह बात मुझे कतई गवारा नहीं था। एक दिन इस बात की चर्चा मैंने अपनी पत्नी सुनिधि से किया, तब उसने भी मेरी विचार से सहमति जताई। फिर हमने ये निर्णय लिया कि इस मैटर पर हम सीधे सीधे मनु से बात करेंगे। आज जब हम खाना खाने के बाद सोने जा रहे थे, तभी मैंने मनु को रोक कर कहा, मनु, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मनन को सुलाकर ड्राइंग रूम में आ जाओ। मनु ने पहले तो अचंभित होकर मुझे देखा और फिर सहमति में सिर हिलाकर अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद वो ड्राइंग रूम में आई। तब तक सुनिधि भी अपना काम समेटकर आके मेरे बगल में बैठ गई थी। हम दोनों को इतने गंभीर मुद्रा में बैठे देखकर थोड़े सहमते हुए बोली, क्या बात है भैया, आप दोनों इतने सीरियस क्यों लग रहे हैं? कोई बात हो गई या मुझसे कोई गलती? मैं कुछ बोलता तभी सुनिधि ने बात संभालते हुए कहा, दरअसल मनु, हम तुम्हारे बारे में कुछ जानने को उत्सुक हैं। कुछ दिनों से तुम्हारे बिहेवियर में हमें कुछ चेंज नज़र आ रहा है। हमें गलत मत समझना, पर हमें तुम्हारी चिंता है। हमें लग रहा है कि कोई तुम्हारी ज़िंदगी में आ चुका है। यदि ऐसी कोई बात है तो प्लीज़ हमसे छुपाना नहीं, हम उसके बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं। मनु अचंभित नहीं थी, बस हमारी बात बहुत तन्मयता से सुन रही थी। जब सुनिधि ने अपनी बात खत्म किया तब मनु धीरे से हंसकर मेरा हाथ थामकर बड़े ही विश्वास के साथ मेरी आंखों में देखते हुए बोली, मुझे भी कुछ दिनों से लग रहा था कि आप दोनों कुछ ऐसा ही सोच रहे होंगे, पर मैं आपकी पहल का इंतज़ार कर रही थी। इतना कहकर ज़ोर से हंसने लगी। हम दोनों उसके इस तरह हंसने का सबब जानने के लिए बेचैन हो रहे थे और वो हंसे जा रही थी। अचानक गंभीर होते हुए बोली, भाई कुछ गलत मत सोचिए, मेरी ज़िंदगी में ना कोई है और ना होगा। बस मुझे कोई गुरु मिल गया है जिसने ज़िंदगी के प्रति मेरा नज़रिया ही बदल दिया। मुझ में यह बदलाव उसी की देन है। फिर मनु ने बताया कि उसके ऑफिस में एक नलिनी नाम की महिला काम करती है, जो साफ़ सफाई से लेकर चाय पानी देने का काम करती है। मुझे उदास और अपने आप में ही उलझा देखकर उसने पहले कई बार मेरे इस बर्ताव के बारे में जानने की कोशिश की, पर मेरे डांट फटकार की वजह से चुप हो जाती थी। लेकिन मैं कितना भी मना करूं, पर वो मेरा ख्याल रखना नहीं भूलती। मैं जब भी काम में बिजी रहने की वजह से समय पर लंच नहीं करती या चाय कॉफ़ी पड़े पड़े ठंडी हो जाती थी, तो लाख मना करने पर भी सेहत का वास्ता देकर मुझे समय पर ज़रूर खिला देती। एक दिन ऑफिस में कुछ ज़्यादा ही टेंशन हो गया, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान थी। सुबह से वो कई बार चाय लेके आई, मैंने नहीं पिया और ना लंच किया। मैं उस दिन काफ़ी उलझी परेशानी सी अपने केबिन में बैठी हुई थी। तभी नलिनी आई। नलिनी मुझसे कहने लगी, इस तरह से परेशान होने से क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा मैडम? आपने कभी सोचा है कि आपको कुछ हो गया तो आपके बेटे का क्या होगा? उसके इस बात पर मैंने बड़े अजीब ढंग से उसकी तरफ देखा। तब मेरी नाराज़गी की परवाह ना करते हुए बोली, माफ़ कीजिएगा मैडम जी, पर मुझे आपके बारे में सब पता है। इस तरह मुझे कोई हक नहीं कि आपकी ज़िंदगी में ताक झाँक करूं, पर आप मुझे मेरी जैसी लगती हैं, इसलिए आपके गुस्साने के बावजूद भी मैं आपकी नाराज़गी की परवाह किए बिना आपके पास आ जाती हूँ। पता नहीं क्यों, पर मुझे आपकी चिंता होती है। उसकी बात खत्म होते ही मैंने पलटकर पूछा, मेरी जैसी से क्या मतलब है तुम्हारा, और क्या जानती हो मेरे बारे में? उसने बताया, गुलाटी मैडम से सुना है आपके बारे में। फिर उसने मेरे बारे में जो सुना था सब सिलसिलेवार बताया, फिर अपने बारे में बताना शुरू किया। मैडम जी, मेरी शादी 15 बरस में हुई थी, मुझसे दोगुने उम्र के आदमी के साथ। उसकी मेरे साथ दूसरी शादी थी। पहली पत्नी 2 बरस की बेटी छोड़कर मरी थी। मेरे माँ बाप बहुत गरीब थे, सो हाथ आए इस रिश्ते को खोना नहीं चाहते थे और मुझसे दोगुने उम्र के आदमी के साथ मेरी शादी कर दी। 1 साल बाद मैंने भी एक बेटी को जन्म दिया। मेरा आदमी मैडम जी की फैक्ट्री में ट्रक चलाता था, मतलब ड्राइवर का काम करता था। अच्छा खासा कमा लेता था, बहुत नेक और शरीफ इंसान था। सब कुछ अच्छे से चल रहा था।
वो हम सबका ख्याल बहुत अच्छे से रखता था और अपनी बेटियों को पढ़ा लिखाकर आत्मनिर्भर बनाना चाहता था। शादी के 10 बरस देखते देखते ही गुजर गए। बड़ी बेटी 12 बरस की और छोटी 9 बरस की थी। तभी एक दिन खबर मिली कि उसका एक्सीडेंट हो गया है, हॉस्पिटल में भर्ती है। इतना सुनते ही मैं अपनी बेटियों के साथ वहाँ पहुँची। वहाँ पहुँचने पर पता चला कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। मालिक ने उसके क्रियाक्रम करने में सारा सहयोग दिया और फिर मालकिन ने इस ऑफिस में मुझे काम पे रख लिया। तभी से मैं यहाँ पर काम करती हूँ। आगे वो कुछ और बताती, तभी मैंने उससे पूछ लिया, फिर तुमने दोबारा शादी क्यों नहीं की? तुम्हारी उम्र भी तो कोई ज़्यादा नहीं है। उसके बाद उसने जो जवाब दिया, उससे मेरे विचारों को एक नया आयाम मिला। उसने कहा, शादी तो कर लेती मैडम, पर पता नहीं मुझसे जो ब्याह करता उसका व्यवहार मेरी बेटियों के साथ कैसा होता। एक औरत दूसरी औरत का बच्चा अच्छे या बुरे ढंग से पाल लेती है, पर एक मर्द किसी दूसरे मर्द का बच्चा नहीं पाल पाता। उस बच्चे की उपस्थिति उसे हरदम ही नागवार लगती है। आजकल समय बड़ा ख़राब चल रहा है। पता नहीं कल वो मुझे छोड़ मेरी बेटियों में रुचि लेने लगे तब क्या करूँगी। मेरा आदमी भले ही मुझसे उम्र में बहुत बड़ा था, पर बहुत ही शरीफ इंसान था। उसके मरने के बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी जिससे मेरी बेटियों को कोई तकलीफ़ पहुँचे। मैं एक माँ हूँ, अपनी बेटियों के हर सपने पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। साथ में उनकी सुरक्षा के प्रति सावधानी ही मेरी पहली प्राथमिकता है। इतना कहते कहते मनु बहुत ही भावुक हो गई। मनु लगभग रुआंसा होते हुए बोली, भाई पता है, नलनी 9 से 5 तक की ड्यूटी खट के आने के बाद भी 4 घरों में जाकर रोटियां बनाती है ताकि कुछ अतिरिक्त पैसा जोड़ सके। उसकी कहानी सुनने के बाद मुझे लगा, भाई जब एक मामूली मेहनत मजदूरी का काम करने वाली औरत इतना धैर्य और सामर्थ्य धारण कर अपनों के लिए मजबूत सहारा बन सकती है, तो मैं क्यों नहीं। मुझे तो शिक्षा दिलाकर आप लोगों ने इस काबिल बनाया है कि मैं अपने दम पर एक सम्मानित जीवन जी सकूं। ये सब सोचते सोचते कब आँख लग गई मुझको पता ही नहीं चला। मेरी आँख तब खुली जब रसोई में कुछ गिरने की आवाज़ हुई। उठा तो देखा मेरी बेटी आद्रा चाय बनाने जा रही थी। तभी उसके हाथ से कोई बर्तन टकराकर गिर गया था। मैं उठते ही मनु के कमरे में गया, जहाँ सुनिधि पहले से ही मौजूद थी। मनु ने मुझे देखते ही अपने पास बैठने के इशारा किया। माफ़ी मांगते हुए फिर मेरे कंधे पर सिर रखकर बोली, भैया मैंने फ़ैसला कर लिया है, शाम को मनीष को बुला लो, अभी आज ऑफिस में कुछ काम है। मैंने भी सहमति में सिर हिलाकर ऑफिस जाने की तैयारी करने लगा। घर से निकलते समय मैंने मनीष को खबर कर दी कि शाम को घर आ जाओ। मनीष ने अचानक कल फ़ोन करके अपने आने की इत्तला कम आदेश जारी किया था कि कल वो आ रहा है, मनु और मनन को अपने साथ ले जाने। इसी वजह से मनु कल से परेशान थी। शाम को निर्धारित समय अनुसार मनीष अपने किसी रिश्तेदार के साथ घर आ गया। मनु अभी तक ऑफिस से लौटी नहीं थी। आवभगत के बाद मैंने मनन का परिचय मनीष से कराया। मनीष ने जैसे ही उसे अपने पास आने का इशारा किया, वो आकर मेरी गोद में बैठकर मुझसे लिपट गया। तभी मनु भी आ गई। मनु ने आते ही हालचाल लेने के बाद मेरी गोद से मनन को उठाकर कमरे में चली गई। मुझे अंदर ही अंदर ये डर सताए जा रहा था कि आखिर उसने क्या फ़ैसला किया होगा। थोड़ी देर बाद मनु लौटी। उसके हाथ में कोई फाइल थी। मनीष के हाथ में सौंपते हुए बोली, मैं आज इस रिश्ते से आपको मुक्त कर रही हूँ। किसी रिश्ते में प्यार कम हो तो लोग जी लेते हैं, पर सम्मान ना हो तो ऐसे रिश्ते में जीना दूभर हो जाता है। मैं रिश्ते को ज़बरदस्ती निभाने की बजाय जीने में विश्वास रखती हूँ। माफ़ी चाहती हूँ मनीष, मैं आपके साथ इस रिश्ते में अब एक पल भी नहीं रहना चाहूँगी। इतना कहकर मनु जाने के लिए ज्यों ही पलटी, तभी मनीष के साथ आए महानुभाव ने मनु को रोकते हुए बैठने का इशारा करके बोले, माफ़ कीजिएगा भाभी, अगर सुबह का भूला शाम को आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। आगे बहुत लंबा जीवन है। एक औरत के लिए अकेले का सफ़र बहुत मुश्किल है, और कब तक आप अपने भाई के सर पर बोझ बन के रहेंगी। कल जब आपका बेटा बड़ा होगा तो उसे कैसे समझाएंगी कि उसके पिता ने एक पहल की थी
इस रिश्ते को सुधारने की। सब कुछ भूलकर फिर से जीवन की नई शुरुआत करने के लिए तैयार थे, और आपने अपनी जिद और दुराग्रह के कारण इनकी कोशिश का स्वागत करने की जगह ठुकरा दिया था। मैं चुपचाप उनकी बातें सुन रहा था, कुछ बोलता इससे पहले मनीष ने कहा, छोड़िए भाई साहब, इनको समझाने का कोई फ़ायदा नहीं। अभी गुमान में है, इन्हें लग रहा है कि मेरे साथ चल के मुझ पर एहसान कर रही हैं। मनु, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे भाई जीवन भर तुम्हें ढोएंगे? नहीं, इन्हें भी ये उम्मीद थी कि एक न एक दिन मैं तुम्हें लेके जाऊंगा और ये तुम्हारी जिम्मेदारी की बोझ से मुक्त हो जाएंगे। तभी तो इन्होंने बिना किसी वाद विवाद के आ जाने की सहमति दी। अरे, तुम्हें तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए कि इतना होने के बावजूद भी मैं यहाँ तुम्हें लेने आया हूँ। तुम एहसानमंद होने की बजाय इनकार कर रही हो। मनु ने मेरी तरफ देखा, जैसे आगे बोलने की अनुमति मांग रही हो। तभी सुनिधि मेरे पास से उठकर मनु के बगल में जाके बैठ गई। आप सही कह रहे हैं मनीष कि मैं क्या समझूंगी। तो सुनिए, आज भी आप अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर यह निर्णय करने पर विवश हैं। आपकी पहली शादी टूटने के कगार पर है, तो आज आप इस मरे हुए रिश्ते को जिंदा करना चाहते हैं। आप सिर्फ हक जता सकते हैं, अपनी जिम्मेदारी को भी एहसास के तराजू पर तौल रहे हैं। मेरी भावनाओं की, मेरे सम्मान की, मेरे समर्पण की, मेरी पीड़ा की आपकी नज़र में कोई मूल्य नहीं है। जिस रिश्ते की बुनियाद मजबूरी हो, उसमें कोई भी इंसान खुश नहीं रह सकता, और हमारे रिश्ते की तो नींव अविश्वास, धोखा, स्वार्थ, कपट पर टिका है। रह गई बात मेरे भाई की, तो उनकी आप चिंता मत कीजिए। जिम्मेदारी और बोझ में अंतर समझना उन्हें आता है। एक पत्नी विवश हो सकती है, पर एक माँ नहीं। एक पत्नी अपने अपमान को भूल सकती है, पर एक औरत और एक माँ नहीं। आपने तो मेरी कोख को ही नाजायज़ ठहरा दिया, और इस नाजायज़ संतान को जायज़ कैसे ठहराएंगे? एक बात और, एक गुजारिश है। आज के बाद आप कभी भी मेरे या मेरे बेटे की ज़िंदगी में किसी भी तरह नहीं आएंगे। आपको मेरे सम्मान की फ़िक्र हो ना हो, पर मैं ये कभी नहीं चाहूँगी कल को मेरा बेटा बड़ा होकर अपने पिता के प्रति क्रोध और घृणा का भाव रखे, आपको सम्मान देने की बजाय आपका अपमान करे। मैं उसे नफ़रत और आक्रोश के साथ बड़ा होते हुए नहीं देखना चाहती। मैं अपने बच्चे को कोई उचित कारण बता समझा लूँगी, बस आप किसी भी तरह अपने होने का प्रमाण नहीं देंगे। इतना कहने के बाद मनु अपने गले से मंगलसूत्र और सगाई की अंगूठी उतारकर मनीष के हाथ में रख दी, और मनीष उसके इस रूप को देखकर भौचक्का रह गया। इतना कहने के बाद मनु ने मेरी तरफ देखकर बहुत ही गर्व से सर ऊंचा करते हुए कहा, इनके जैसा भाई जिसके पास हो, उस बहन को कभी भी ये भय नहीं सता सकता कि इतना लंबा सफ़र एक अकेली औरत कैसे तय करेगी। मुझे और सुनिधि को पकड़कर भरे हुए गले से बोली, मुझे गर्व है कि आप दोनों मेरे अभिभावक हैं। आप दोनों जैसा भाई और भाभी हर किसी को नसीब हो। इतना कहते कहते भाव विह्वल होकर हम दोनों को पकड़कर रोने लगी। मुझे अपनी आंखों और कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। टूटी बिखरी, गुमसुम सी, सहमी हुई, अपने आप में ही सिमटी रहने वाली मेरी मनु कब इतनी सशक्त हो गई। अपनी बात को इतनी सहजता से कहकर अपने अंदर की उस स्त्री को कितनी मजबूती से पेश किया। मैंने भी मनु के निर्णय पर सहमति जताते हुए मनीष से आग्रह किया कि जल्द से जल्द आपसी सहमति से इस संबंध से मुक्त हो लें। इसी में सबका हित निहित है।